BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। सियाफाम नौजवान की हलाकत पर पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कई अमरीकी रियासतों में मुजाहरे। फर्गसन में मजीद फौज तलब। सर पर गेंद लगने से जख्मी होने वाले ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिल ह्यूज की हालत अभी भी नाजुक। क्या हेलमेट के डिजाइन में बेहतरी की जरूरत है? और मारूफ बॉक्सर मोहम्मद अली दिन तो एल्विस प्रेस्ले के गाने सुनकर गुजारते हैं, लेकिन सबसे बड़े मद्दाह किसी और के हैं। अमरीकी रियासत मिजोरी में ज्यूरी की जानिब से एक 18 साला सियाफाम नौजवान माइकल ब्राउन की हलाकत पर पुलिस एहलकार पर मुकदमा न चलाने के फैसले के बाद मुजाहिरों का सिलसिला मुल्क भर में फैल गया है। मंगल की रात भी फर्गसन में हंगामा आराई जारी रही, जिस पर काबू पाने के लिए मिजोरी के गवर्नर जे निक्सन ने इलाके में तैनाती के लिए नेशनल गार्ड्स के मजीद 2200 एहलकारों को तलब किया है। तफसील के साथ हनिया अली। फर्गसन का ये छोटा सा मोहल्ला एक बार फिर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों का मैदान बना हुआ है और लोग लगातार दूसरे रोज़ मकतूल माइकल ब्राउन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। गुज़िश्ता रात के मुकाबले में आज सूरत हाल निस्बतन पुरसुकून लगती है, लेकिन मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद कशीदगी है और कोई इंतहाई मामूली सी बात भी भूसे के ढेर में चिंगारी बन सकती है। मिसूरी के गवर्नर ने सड़कों पर सिक्योरिटी दस्तों में इजाफा करते हुए वहां तैनात नेशनल गार्ड्स की तादाद 3 गुना कर दी है। कई मुजाहिरीन के नज़दीक ये रवैया मुखासमाना है। ये बिल्कुल पुरानी सूरत हाल है। उनकी अदावत और तैयारी देखें, लगता है वो तीसरी आलमी जंग पर कमर बस्ता हैं, जबकि हम तो यहाँ सिर्फ इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। 18 साल के सियाफाम माइकल ब्राउन को अगस्त में इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हलाक कर दिया गया था। पीर के रोज एक ग्रैंड ज्यूरी ने फैसला किया था कि माइकल ब्राउन को 12 गोलियां मारने वाले सफेद फार्म पुलिस अफसर डैरन विल्सन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। गुज़िश्ता रात डैरन विल्सन ने अपने पहले इंटरव्यू में बताया कि उसने क्यों अपने दिफा में बंदूक निकाली थी। मैंने दाएं जानिब से बंदूक निकालकर उसे कहा था कि पीछे हटो वरना मैं गोली मार दूंगा। जवाब में उसने गाली देते हुए मेरी बंदूक पकड़ ली। मैं उस वक्त साफ ये महसूस कर रहा था कि वो मेरे हाथ के नीचे ट्रिगर गार्ड तक पहुंचकर मेरी बंदूक से मुझे ही शूट करना चाहता है। उस वक्त मैंने पहली बार गोली चलाई। इस वाक़े के खिलाफ पूरे अमेरिका में एहतजाज जारी है। न्यूयॉर्क में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई हैं। फर्गसन की सूरत हाल कम पुरतशद्दुद ज़रूर थी, लेकिन गुस्सा और कशीदगी ख़त्म नहीं हुई है। हनिया अली, BBC न्यूज़। इस बारे में BBC के मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस पर भी बहस जारी है। कीथ पेरिन ताइवान से लिखते हैं, ज्यूरी के फैसले के खिलाफ एहतजाज के नाम पर लूट मार और आम लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निमटना चाहिए। चंदन टमारिया लिखते हैं, पुलिस अफसर एक बेगुनाह शहरी के कत्ल का मुर्तकिब हुआ है, इसको इस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। ज्यूरी ने इंसाफ नहीं किया। और अब्दुल अजिया ऑस्टिन से लिखते हैं, मैं खुद सियाफाम हूँ और ये कहते हुए नहीं हिचकिचाता कि जब कानून की पासदारी की बात आए तो सियाफाम लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर तो बहस जारी है ही। आइए अब इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए वाशिंगटन चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे नामानिगार ब्रजेश उपाध्याय हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। ब्रजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ? देखें, जैसे रात भर के हंगामे के बाद अक्सर होता है तो सुबह काफ़ी हद तक खामोशी है इस वक्त, लेकिन जैसा कि हानिया की रिपोर्ट में भी अभी हमने सुना कि कशीदगी का माहौल है, लोगों में गुस्सा कम नहीं हुआ है, पुलिस की तादाद और नेशनल गार्ड्स की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। और कल से जब यहाँ थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं पूरे अमेरिका में, तब देखने वाली बात होगी कि वो गुस्से में उससे थोड़ा सा उसमें कमी आएगी या छुट्टियों में लोग और ज़्यादा बाहर निकलेंगे और अपने गुस्से का इजहार करेंगे। अच्छा ब्रजेश, जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई उनका इंटरव्यू आज मंजर आम पर आया है, क्या उसके बाद किसी किस्म का रद्द अमल सामने आया है?
देखें, डैरेन विल्सन ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही, जिसमें 2-3 बातें ये थी कि उन्होंने वही किया जो सही था, जो किया जाना चाहिए था, जिस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी उसी के मुताबिक काम किया उन्होंने, और उनका दिल साफ था। तो माइकल ब्राउन के जो वालिदैन हैं उनका पहला रद्द अमल आया है कि ये इनका बयान लगभग ज़ख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। वहीं लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि जिस तरह का ब्यौरा दिया उन्होंने माइकल ब्राउन का, कि वो इतने बड़े थे, उन्हें देख कर इन्हें डर लगा और वो जिस इलाके में रहते थे तो वहाँ इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए था। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या डैरेन विल्सन ने जो कार्रवाई की, क्या वो वही कार्रवाई करते अगर वहाँ पर कोई सफ़ेद फार्म नौजवान होता? दूसरी बात ये भी उठाई जा रही है कि पुलिस की ट्रेनिंग को लेकर कि अगर ये पुलिस ट्रेनिंग है तो किस हद तक इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। लोगों का ये भी कहना है कि डैरेन विल्सन को लगभग तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त मिला है अपना जवाब तैयार करने के लिए, जबकि वहाँ के जो चश्मदीद थे उन्होंने जो बातें कही उनको जूरी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और डैरेन विल्सन की बातों को सुना। अच्छा ब्रजेश, यानी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सदर ओबामा के वाइट हाउस में होने के बावजूद रेस या नस्ल अमेरिका में अभी भी इशू तो है। जी बिल्कुल, वैसे एक अंदाज़ा था कि जब ओबामा मुंतखब होकर आए तो लगता था कि कहा जा रहा था कि अमेरिका एक पोस्ट रेशियल दौर में चला गया है, नस्ल परस्ती पीछे छूट गई है। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि ये बहुत ही एक सिंपलिस्टिक सी सोच थी। ये ज़रूर था कि 1960 से मुकाबले एक बड़ा तबका आया है मिडिल क्लास का, स्याह फाम कौम का, जो काफ़ी कामयाब भी है, कानूनी बंदिशें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी गहरी हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि अगर एक सफ़ेद फार्म नौजवान पुड़िया मिल जाती है तो मुमकिन है कि पुलिस उसे वार्निंग दे करके छोड़ दे, लेकिन वही पुड़िया अगर एक स्याहफाम नौजवान के पास मिलती है तो ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के सेंट लुइस में भी जो सर्वे हुआ इस किलिंग के बाद, उसमें करीब 66% जो सफ़ेद फार्म लोग थे उन्होंने कहा ये सही था, और वहीं 77% स्याहफाम लोग थे उन्होंने कहा कि ये गलत था। तो इसकी जड़ें अभी ख़त्म होने में वक्त लगेगा। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिलिप ह्यूज़ के डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत अब भी नाजुक है। मंगल को सिडनी में होने वाले एक मैच के दौरान ह्यूज़ को सर पर गेंद लगने से शदीद चोट आई थी, जिसके बाद उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई। इस वाक़े के बाद हेलमेट्स की सेफ्टी पर भी बहस छिड़ गई है। ज़ियाद ज़फ़र की रिपोर्ट। ये वो लम्हा है जब एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच एक जिंदगी और मौत के फैसले में तब्दील हो गया। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिलिप ह्यूज़ सर पर गेंद लगने से फौरन बेहोश हो गए। ह्यूज़ को एम्बुलेंस पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी सर्जरी हुई और डॉक्टर्स ने इन्हें कोमा में रखा है। ह्यूज़ के करीबी दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क परेशान हालत में अस्पताल पहुंचे, जहां इनके साथी की हालत नाजुक बताई जा रही है। तेज़ और जारहाना बॉलिंग क्रिकेट में कोई नई बात नहीं है। 1930 की दहाई में बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी मशहूर बॉडी लाइन हिकमत अमली इस्तेमाल की। 80 साल बाद तेज़ और इश्तियाल अंगेज बॉलिंग अब भी खेल का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अब फ़र्क ये है कि खिलाड़ियों को अपनी हिफाजत करने के लिए बहुत चीज़ों की मदद हासिल है। 25 साला फिल ह्यूज़ ने 26 टेस्ट मैचेस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है, और इन जैसे जारहाना अंदाज के बैट्समैन कभी हेलमेट के बगैर मैदान में नहीं उतरते। हेलमेट बनाने वाली कंपनी इस वाक़ये की फुटेज को गौर से देख रही है, और इनका कहना है कि मुमकिना तौर पे गेंद ह्यूज़ के सर पर नहीं बल्कि गर्दन पर लगी। इस साल बरतानिया में 2 खिलाड़ी क्रेग की स्वेटर और स्टुअर्ट ब्रॉड हेलमेट पहनने के बावजूद तेज़ गेंद से ज़ख्मी हुए हैं। हमें ये तस्लीम करना होगा कि कोई ऐसा हेलमेट नहीं जो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकता है। हम सिर्फ उनके डिज़ाइन में मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश कर सकते हैं। इस वाक़ये से ज़रूर सबक सीखने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िल वक्त पूरी क्रिकेट की दुनिया की दुआएं और हमदर्दियां फिल ह्यूज़ के साथ हैं, जिनकी हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। ज़ियाद ज़फ़र, BBC न्यूज़। बलूचिस्तान के दारकूमत क्वेटा में इंसदाद पोलियो मुहिम के कारकुनों पर हमले में 3 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कारकुन एक वैगन में सवार थे जब उन पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को दुनिया से पोलियो के खात्मे की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। आलमी फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन के अमले के 200 से ज़्यादा अफराद ने इदारे की तरफ से साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को दिए जाने वाले अवार्ड के खिलाफ एहतजाजी ख़त पर दस्तखत किए हैं। उनका कहना है कि अवार्ड से तंजीम की साख पर मनफी असर पड़ेगा।
अरब दुनिया की मलिका तरन्नुम और मारूफ अदाकारा सबा 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। 1940 की दहाई में मिस्री फिल्म इंडस्ट्री में मंजर आम पर आने वाली गुलकारा ने बहुत ग्लैमरस करियर और जिंदगी गुजारी, जिसमें 3000 गाने, 98 फिल्में और 9 शादियां शामिल हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। शारजा टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैट्समैन मोहम्मद हफीज के 150 रन और इंडियन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नए ट्रेलर जारी होने की खबरें खूब पढ़ी जा रही हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, क्या सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी मामलात के हल के लिए मिल बैठेंगे, और ये भी कि मारूफ बॉक्सर मोहम्मद अली की बेटियों को मीडिया से क्या शिकायत है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। 18वीं सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सार्क ममालिक की तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ने के लाहे अमल पर बातचीत जारी है, लेकिन एक बार फिर पाक इंडिया ताल्लुकात में तनाव एजेंडा को तकमील तक पहुंचाने में आड़े आ रहा है। सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस की मजीद तफसील के साथ काठमांडू से नामा निगार सबा एहतसास। आज के दिन सार्क सरबराहान की दो तरफ़ा मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। उससे पहले 18वीं सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें 3 नुक्ता एजेंडा के ऊपर फोकस किया जा रहा है। रेलवे लिंक्स के ज़रिए कारोबार और तिजारत में मज़ीद ताउन, और इसके अलावा तवानाई में ताउन की बातचीत चल रही है। इसके अलावा आज का दिन भी तमाम फोकस पाक भारत ताल्लुकात पे रहा, लेकिन आज ही की तारीख को 2008 में मुंबई अटैक्स हुए थे और ये किसी किस्म की उम्मीद को ओवरशैडो करते रहे। ताहम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में कहा कि तनाज़े से पाक साउथ एशिया उनकी कमिटमेंट रहेगी। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि काबुल अफ़गानिस्तान की सरजमीन को कभी किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर्स के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई अटैक्स का पासिंग रेफरेंस देते हुए कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि माजी के साए से आगे बढ़ना होगा। स्पेसिफ़िकली उन्होंने तिजारत के ऊपर लिंक्स की बात की, कहा कि एक पंजाब से दूसरे पंजाब जो सामान जाता है वो दिल्ली के थ्रू जाता है, तो डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने होंगे। तकरीर अपनी जगह, लेकिन दोनों अतराफ़ के ऑफिशल्स का कहना है कि पाक भारत क़यादत के दरमियान किसी भी किस्म की मानी खेज़ इंटरेक्शन सार्क की साइडलाइंस में होती नज़र नहीं आ रही, जिसका असर सार्क के बाकी एजेंडा पे भी हो सकता है, जैसे कि माजी में भी होता आया। इस हवाले से हमने एक भारतीय और एक पाकिस्तानी सहाफ़ी से बातचीत की। देखिए। देखिए, स्पीचेस को आप एक तरफ रख लें तो ये काफ़ी जाहिर है कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान जो सार्क के सबसे बड़े मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कुछ तरह की डायलॉग ना हो, कोई प्रोसेस ना हो, तब तक सार्क बढ़ नहीं सकता है। आप देखिए, अगर आप कहें कि रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए तो किस तरह से हो सकता है? इंडिया जो है बिल्कुल सार्क के बीच में है, उसके बगैर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में किस तरह का कोऑपरेशन हो सकता है? अगर आप लिंकेजेस की बात करें, कोई रेलवे लिंकेज होगा तो इंडिया और पाकिस्तान की मतलब डायलॉग के बगैर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में क्या किस तरह की लिंकेजेस होंगी? कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ा यहाँ से ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो भारत की और पाकिस्तान की एक हकीकत है सार्क के अंदर कि ये इनके बगैर सार्क आगे चलता नहीं है। ये इस तरह ही है कि जिस तरह नेफ्टा में कनाडा और अमेरिका के बगैर आप अब नेफ्टा को समझें कि रीजनल कोऑपरेशन हो जाए, तो यहाँ पे जब तक पाकिस्तान और इंडिया के ये हालात हैं कि आपस में अपने मसले दूर करने के तो छोड़ें, बातचीत करने पे भी नहीं है, तो इस वजह से इस सार्क की सारे ऊपर जो है इंडिया पाकिस्तान का जो तनाव है उसकी वजह से काफ़ी लिमिटेड सा स्कोप हो गया है। काठमांडू से ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ ये थी सबा एहतसास। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की ज़िंदगी पर पहली बार उनकी ज़ाती फ़ोन रिकॉर्डिंग्स और तस्वीर की मदद से फ़िल्म बनाई गई है। आई एम अली नामी डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर क्लेयर लेविंस हैं। BBC स्पोर्ट्स के एरी एरी यूएन ने फ़िल्म के लंदन प्रीमियर पर आई हुई मोहम्मद अली की बेटियों से बात की, जिन्हें मीडिया से शिकवा है कि वो उनके वालिद की सेहत से मुतल्लिक़ अफवाहें फैलाते रहते हैं। इस सवाल के जवाब में कि उनको इस बात का कब अंदाज़ा हुआ कि उनके वालिद एक आम इंसान नहीं है, मोहम्मद अली की बेटी हैना का कहना था,
मैं बहुत छोटी थी जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद एक आम आदमी नहीं हैं। हम उनके साथ हमेशा सफ़र करते थे और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जब भी उन्होंने मुझे उठाया होता था तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और गाड़ी के बाहर इंतज़ार करते थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते थे कि वो उनसे प्यार करते हैं और मैं ये सोचती थी कि ये मेरे डैडी हैं और मैं इनसे प्यार करती हूँ। उसी वक्त मुझे एहसास होता था कि वो कोई आम आदमी नहीं है। इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इसमें मोहम्मद अली की पुरानी टेप्स और रिकॉर्डिंग्स हैं। आपको इन टेप्स के बारे में कैसे पता चला? जब हम वेगस में थे तो वहाँ मोहम्मद अली की 73वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उस वक्त मैंने उनकी ज़िंदगी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री वो अली की बेटियों को दिखाएंगे और मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो उन्हें ये बहुत मुख्तलिफ लगी और बहुत पसंद आई। फिर दूसरे दिन मुझे उन्होंने कॉल की और कहा कि उनके पास कुछ पुरानी टेप्स मौजूद हैं और वो मुझे दिखाना चाहती हैं। इस फिल्म को देखने वाले बहुत से मद्दाह मोहम्मद अली की सेहत के बारे में मजीद जानना चाहेंगे। बहुत से मद्दाह अजीम मोहम्मद अली को मौजूदा हाल में कबूल नहीं कर पा रहे। वो ठीक हैं, अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं और उनकी ज़हनी हालत भी बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग पार्किंसन को याददाश्त की कमजोरी से भी जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं। वो रोज सवेरे उठ जाते हैं। जब वो देर से उठते हैं तो उन्हें नाश्ता बिस्तर में ही दिया जाता है, लेकिन वो तकरीबन रोज ही सुबह उठकर तैयार होकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अगर किसी को ये पता करना है कि मोहम्मद अली क्या कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो एल्विस प्रेस्ली की वीडियोस और अपनी पुरानी बॉक्सिंग वीडियोस देखते हैं। मोहम्मद अली की बेटियों से बीबीसी स्पोर्ट्स के एरी एरियोन ने बात की। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल का सरबीन शफी नकी जाम में पेश करेंगे। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।